तो हमारे टॉपिक है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जैसा कि हमारे पास आइसोल्यूसिन या ल्यूसिन है या वैलिन है, ठीक है। ये बेसिकली ब्रांच चेन अमाइनो एसिड हैं और इनके कैटाबॉलिज्म में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो है इनकी ट्रांसअमाइनेशन की जाती है, जिसके नतीजे में अल्फ़ा कीटो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ट्रांसअमाइनेजेस क्या कराते हैं, इन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करवाते हैं इनटू अल्फ़ा कीटो एसिड्स, ठीक है। फिर फर्दर क्या किया जाता है, फिर जो अल्फ़ा कीटो एसिड्स होते हैं इनकी डी कार्बोक्सिलेशन की जाती है, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब इनका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव करवाया जाता है इन अल्फ़ा कीटो एसिड्स का, और एक जो है वो इसाइल को ए प्रोड्यूस कर लिया जाता है। इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं ब्रांच चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज का हमने पढ़ा था कि जब हमने कार्ब्स मेटाबॉलिज्म पढ़ा था कि इसमें जो है वो लिपोइक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के साथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा थायमीन, पायरोफॉस्फेट, NADFAD ये जो है सर्व करते हैं एज अ कोएंजाइम। खैर उसके बाद जब हमारे पास एसाइल को ए प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि इसी एसाइल को ए की डिहाइड्रोजिनेशन कराई जाती है, और एज अ रिज़ल्ट जो भी हमारे पास कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उसको फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल कोए में, एसीटो एसीटेट में। एसीटो एसीटेट तब प्रोड्यूस होगा अगर तो हमारा अमाइनो एसिड जो है वो है कीटोजेनिक, ठीक है। अगर तो वो कीटोजेनिक नहीं है बल्कि ग्लूकोजेनिक है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो है वो सक्सिनाइल कोए प्रोड्यूस होगा। और अगर तो बोथ है, लाइक कीटोजेनिक भी है और ग्लूकोजेनिक भी है, तो उसके हमारे पास एसिटाइल कोए भी प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि प्रिकर्सर है किस चीज़ का, एसीटो एसीटेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का तो हमें पता है ना कि वो बॉडी में सिंथेसाइज ही नहीं हो सकते, बल्कि वो डाइट के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर आते हैं। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनको बॉडी के अंदर ही एसेंशियल अमाइनो एसिड से या दूसरी चीज़ों से जो है वो सिंथेसाइज कर लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो हमारे पास है सिंथेसिस फ्रॉम अल्फा कीटो एसिड्स। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि ट्रांसअमाइनेशन के रिएक्शंस में हमने कुछ जो है वो ग्लूटामेट और मेरा ख्याल है अल्फ़ा कीटो एसिड्स को ही सिंथेसाइज़ किया था, सही है। तो वो रिवर्सिबल रिएक्शंस थे। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर पिछले चैप्टर के हम इस रिएक्शन को याद करें तो इसमें देखिए ये पायरोवेट जो है वो ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप लेके कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एलानीन, ठीक है। और इसी तरह ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो रिसीव करता है एक अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द ग्लूटामेट और प्रोड्यूस करता है एस्पार्टेट को। इस तरह अगर हम दोबारा देखें तो एलानीन जो है वो अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करे अगर अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को, तो हमारे पास जो है वो ग्लूटामेट प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसमें बेसिकली समरी ये है कि पायरोवेट से हम एलानीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट से हम एस्पार्टेट प्रोड्यूस कर सकते हैं और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट से हम ग्लूटामेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हम सिंथेसिस बाय अमाइडेशन की, तो इसमें अगर हम ग्लूटामीन को देखें तो जो ग्लूटामीन होता है ना वो बेसिकली बनता है ग्लूटामेट में से, ठीक है। ग्लूटामेट पर जब ग्लूटामीन सिंथेटिक एंजाइम एक्ट करता है तो हमारे पास ग्लूटामीन प्रोड्यूस होता है, और इस रिएक्शन में देखें कि ATP जो है वो यूज़ हो रहा है। इसी तरह जो है वो एस्पार्जीन भी सिंथेसाइज कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एस्पार्टेट, ठीक है। और इसकी प्रोडक्शन में भी जो है वो हमारे पास ATP इन्वॉल्व होता है, और दूसरा जो हमारे पास एंजाइम होता है वो होता है एस्पार्जीन सिंथेटेज। इसके अलावा हम जो है वो ग्लूटामेट की साइक्लाइजेशन वगैरह करवा के और रिडक्शन वगैरह करवा के उसको प्रोलीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सीरीन की प्रोडक्शन। तो सीरीन में बेसिकली ऐसा होता है, सीरीन की जो प्रोडक्शन होती है ना उसमें सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है कि जो हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास 3-फॉस्फोग्लाइसरेट प्रोड्यूस होता है। उस 3-फॉस्फोग्लाइसरेट की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन करवा के इसको जो है वो इसको जो है वो कन्वर्ट किया जाता है 3-फॉस्फोपाइरोवेट में, ठीक है। 3-फॉस्फोपाइरोवेट जो है उसकी ट्रांसअमाइनेशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोसीरीन में, सही है। 3-फॉस्फोसीरीन प्रोड्यूस हो गया। 3-फॉस्फोसीरीन पे एक्ट करता है हाइड्रोलेज एंजाइम। इस 3-फॉस्फोसीरीन पे एक्ट करता है हाइड्रोलेज एंजाइम और इसको कन्वर्ट करवा देता है सीरीन में, ठीक है। जो सीरीन है ना, अब ये सीरीन प्रोड्यूस हो गया, सीरीन वाला अमाइनो एसिड। अब हम अगला अमाइनो एसिड देख रहे हैं कि हमारे पास ग्लाइसिन कैसे प्रोड्यूस होता है। जब हमारे पास सीरीन आ जाती है ना तो सीरीन को कन्वर्ट करवा दिया जाता है इनटू द ग्लाइसिन, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। सीरीन में से जो है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप को रिमूव करवा लेता है कौन सा एंजाइम, सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। और एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद रह गया हमारे पास सिस्टीन। तो सिस्टीन की अभी पार्ट 1 की वीडियो में हमने देखा है कि किस तरीके से ये प्रोड्यूस होता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास होमोसिस्टीन है ना, होमोसिस्टीन कंबाइन करता है किसके साथ, सीरीन के साथ, ठीक है। और एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होता है, सिस्टाथायोनीन प्रोड्यूस होता है। ये जो सिस्टाथायोनीन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सिस्टीन और दूसरा अल्फा कीटो ब्यूटायरेट।
उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ टायरोसिन। अगर हम टायरोसिन की बात करें तो टायरोसिन जो है वो फिनाइल एलानिन से बनता है। फिनाइल एलानिन पे आके एक एंजाइम एक्ट करता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, और एज ए रिजल्ट जो है हमारे पास टायरोसिन प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये जो हमारा एंजाइम है ना फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसको जो है वो कोएंजाइम की ज़रूरत होती है। उसको कोएंजाइम को हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रिन, ठीक है, BH4। ये टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रिन और ऑक्सीजन मिल के जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो O2 में से एक ऑक्सीजन है ना, ये एक ऑक्सीजन चली जाती है टायरोसिन के अंदर, ठीक है। इस O2 में से दो ऑक्सीजन है ना, ये दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऑक्सीजन चली जाती है टायरोसिन के अंदर और दूसरी ऑक्सीजन जो है वो वाटर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाती है। और जो है वो टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू डाईहाइड्रोबायोपेट्रिन में, 2 हाइड्रोजन भी तो यहाँ आ गए हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो BH4 है ना, इसको वापस रीजनरेट कर लिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, ठीक है, डाईहाइड्रोटेरिडीन रिडक्टेज, ठीक है। डाईहाइड्रोटेरिडीन रिडक्टेज क्या करता है, NADPH को यूटिलाइज़ करता है, NADH को यूटिलाइज़ करता है, ठीक है, और इस बायोपेट्रिन को कन्वर्ट करा देता है इंटू टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रिन, ठीक है। उसके बाद है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल कोई भी जीन है उसमें कोई म्यूटेशन आ गई है, ठीक है। जीन की म्यूटेशन के नतीजे में जो हमारे पास अब RNA और प्रोटीन्स ट्रांसलेशन वगैरह होनी है वो सही नहीं होगी, ठीक है, और सही प्रोटीन्स नहीं प्रोड्यूस होंगी बल्कि एबनॉर्मल प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी। एंजाइम्स क्या हैं, बेसिकली प्रोटीन्स ही हैं, ठीक है। जब एंजाइम्स ही सही नहीं होंगे, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब अगर हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के डिफेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास पहला जो है वो फिनाइल कीटोन यूरिया है, ठीक है। इसमें ये होता है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज को भी हमने देखा कि जो हमारे पास टायरोसिन अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो रहा था वो किस चीज़ से हो रहा था, उसी से हो रहा था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से, ठीक है। अब उसमें हमारे पास कोई एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे, BH4 इन्वॉल्व था, ठीक है। और एंजाइम कौन सा था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये दोनों हैं। अब अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो गई है या कोई डिजीज़ है, ठीक है, कोई म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये एंजाइम सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाएगा। यानी कि अब फिनाइल कीटोन यूरिया कन्वर्ट नहीं हो सकता किस चीज़ में, टायरोसिन में। तो पहला मसला जो है वो तो ये हो गया कि अब टायरोसिन का लेवल जो है वो बॉडी में कम हो जाएगा, ठीक है। और टायरोसिन जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इसको हमने बाहर से लेना है। और जो ऐसे अमाइनो एसिड हम बाहर से लेते हैं वो क्या होते हैं, एसेंशियल। तो अब हमारे पास जो टायरोसिन है वो क्या बन गया है, एसेंशियल अमाइनो एसिड बन गया। ये जो टायरोसिन था, ठीक है, इसने क्या करना था, आगे कन्वर्ट होना था किस चीज़ में, सेरोटोनिन में और कैटेकोलामाइंस में, ठीक है। अब ना सेरोटोनिन बन सकता है ना कैटेकोलामाइन बन सकता है, तो उनकी भी जो है वो बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो ये सारा जाके CNS में भी मसला हो जाएगा, किसकी वजह से, उस जीन की म्यूटेशन की वजह से जो कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा मैंने कहा कि BH4 जो था वो कोएंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहा था और उसके बगैर भी जो है वो फिनाइल कीटोन यूरिया फिनाइल एलानिन कन्वर्ट नहीं हो सकता था टायरोसिन में, ठीक है। अब ये जो BH4 है, या तो इसकी प्रोडक्शन कम हो, ठीक है, ये प्रोड्यूस ही ना हो, कम प्रोड्यूस हो और जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो सके, या तो ऐसा हो कि ये BH4 जो है ये BH2 में कन्वर्ट होता रहा था, ठीक है। और BH2 से मैंने आपको बताया कि एक एंजाइम था डाईहाइड्रोटेरिडीन रिडक्टेज, जो इसको रिड्यूस कर रहा था BH2 को और वापस कन्वर्ट कर रहा था किस चीज़ में, BH4 में, ठीक है। अब BH2 अगर कन्वर्ट नहीं हो सकता BH4 में, तो BH4 की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आगे रिएक्शन ही चल सकेगा और एज अ रिज़ल्ट जो है वो टायरोसिन प्रोड्यूस नहीं होगा। किस्सा मुख्तसर ये है कि हमारे पास अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो गई है या हमारे पास टेट्रा हाइड्रोबायोपेट्रिन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाएगा, सही है। ना हमारे पास टायरोसिन सिंथेसाइज हो सकेगा, ना हमारे पास कैटाकोलामाइन सिंथेसाइज हो सकेंगे, ना हमारे पास सेरोटोनिन आ सकेगा। अब फिर क्या होगा कि फ़िनाइल जो एलानिन था वो कन्वर्ट हो रहा था टायरोसिन में, अब वो फ़िनाइल एलानिन कन्वर्ट हो जाएगा फ़िनाइल पायरोवेट में, ठीक है। फ़िनाइल पायरोवेट में कन्वर्ट होकर ये फ़िनाइल लैक्टेट और फ़िनाइल एसीटेट बनाना शुरू कर देगा। अब फ़िनाइल लैक्टेट और फ़िनाइल एसीटेट का बॉडी में जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और इस जो फ़िनाइल लैक्टेट और फ़िनाइल एसीटेट की वजह से ना मस्टी हम कह सकते हैं कि जैसे कि वेट सॉक होती हैं, वेट सॉक्स, उनकी जो है वो स्मेल प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उस तरह की स्मेल प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास क्या, ये मेटाबोलाइट्स फिनाइल एसीटेट और फिनाइल लैक्टेट। दूसरा ये होगा कि
जो CNS पे इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे वो इस तरह से होगा कि एक तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो पहली बात आ जाती है ना, IQ लो हो जाएगा, सही है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दूसरा ये हो सकता है कि माइक्रोसेफली हो सकती है, ठीक है, माइक्रोसेफेली हो सकती है, और इस तरह की जो है ना सारी डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद ये हो सकता है कि हाइपोपिगमेंटेशन, मेलानिन जो है वो भी प्रोड्यूस होता है टायरोसिन से, तो मेलानिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो क्या होगा, जो है वो हाइपोपिगमेंटेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी। हेयर का कलर जो है वो लाइट होगा, ठीक है, स्किन का कलर जो है वो लाइट होगा, ठीक है, आइज़ ब्लू होंगी और इस तरीके से। उसके बाद है डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो डायग्नोसिस हम एट द बर्थ जो है वो ये होता है कि पहले तो जब एम्ब्रियो जो है वो इनसाइड द यूटेरस होता है तो मदर से वो न्यूट्रिशन वगैरह ले रहा होता है, तो मदर से जब प्लेसेंटा के ज़रिए जो भी वो मतलब कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें मदर जो है वो उसकी बॉडी फिनाइलएलानिन के लेवल को कम कर देती है इन द बेबी, ठीक है। तो 24 से 48 आवर्स जब हम प्रोटीन फीड कराते हैं उस न्यू बॉर्न को, उसके बाद जो है वो हम फिनाइल के एलानिन का जो है वो लेवल चेक करते हैं ब्लड में, ठीक है। और अगर फिर वो ज़्यादा है फिनाइल एलानिन का लेवल अगर तो ब्लड में, तो इसका मतलब है कि कोई मसला कहीं पे आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर न्यू बॉर्न को नहीं है बल्कि मदर को ही ये फिनाइल कीटोन्यूरिया था और वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उससे क्या होगा कि ब्लड में फिनाइल एलानिन का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये फिनाइल एलानिन जो है वो टेराटोजन के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। टेराटोजन के तौर पे जब काम करता है तो ये माइक्रोसेफली, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, और हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर ट्रीटमेंट जो है वो पहले दिन से ही शुरू किया जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि जो मेंटल डिसेबिलिटी होती है, लाइक IQ लेवल का कम होना होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मेंटल रिटार्डेशन को बेसिकली प्रिवेंट किया जा सकता है। ये जो फिनाइलएलानिन है ये बेसिकली एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है ना, तो इसकी ज़रूरत तो होगी बॉडी में। तो इसकी जो मतलब इसकी जो इंजेक्शन की अमाउंट होती है उसको जो है वो टॉलरेंस की अमाउंट के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करके फिर जो है वो फीड किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अब जो टायरोसिन था वो भी इसी से प्रोड्यूस हो रहा था ना, तो अब टायरोसिन तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो अब डाइट में टायरोसिन का सप्लाई करना भी ज़रूरी हो जाता है। खैर नेक्स्ट अगर हम बात करें मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ की, तो ये बेसिकली ये है कि जो हमारे पास ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनके कैटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो ब्रांच चेन अल्फ़ा जो है वो डिहाइड्रोजिनेज अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर तो ये एंजाइम कम हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो जो हमारे पास ब्रांच चेन अमाइनो एसिड थे लाइक ल्यूसीन था और वेलिन था, आइसोल्यूसिन था, ठीक है, उनकी मतलब उनका ब्लड में लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, सही है, और उनकी डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी। ये वाला सारा रिएक्शन हम पढ़ के आए हैं। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस स्टेप पे इस एंजाइम की जो है वो डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन आगे नहीं चल सकता, बस यहाँ तक हुआ है, ट्रांसअमाइनेशन हुई है सिर्फ। तो अब इनका लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इनके अल्फ़ा कीटो एसिड्स का लेवल जो है वो भी बढ़ जाएगा, तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कीटो एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन बेसिकली, सही है, और उसके अलावा जो है वो कोमा और डेथ की सिचुएशन भी आ सकती है। उसके बाद अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें ना, तो इसकी 2 फॉर्म्स हैं, सही है। एक जो है वो क्लासिक टाइप है और दूसरी जो है वो इंटरमीडिएट फॉर्म है, ठीक है। तो जो क्लासिक फॉर्म है ना बेसिकली उसमें क्या है कि जो है वो कोई भी ज़रा सा भी एंजाइम नहीं होता, अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज जो है ना इसकी बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं होती। जब इसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती और ये डायग्नोज भी नहीं हो पाता तो जो है डेथ हो जाती, ठीक है। उसके अलावा अगर इंटरमीडिएट फॉर्म की बात करें तो उसमें बेसिकली ये होता है कि 30% तक जो है वो एक्टिविटी हो रही होती है उस एंजाइम की, ठीक है, और 30% एक्टिविटी हो रही होती है तो वो थोड़ा माइल्ड वाला केस होता है, सही है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं पेशेंट्स कि उनको अगर थायमीन पायरोफॉस्फेट की जो है वो सप्लाई दी जाए तो वो जो है वो लार्ज डोजेस दी जाएँ तो उससे जो है वो थोड़ा सा हमारा एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, ठीक है। अपना क्योंकि ये जो हमारा डिहाइड्रोजिनेज है ना, डिहाइड्रोजिनेज के कोएंजाइम के तौर पे काम करता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसके ट्रीटमेंट में यही है कि जो है वो हमारे ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिन को डाइट में जो है वो ना शामिल किया जाए, ठीक है। ल्यूसीन जो है वो स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होता है न्यूरोलॉजिकल डैमेज में, अगर ल्यूसीन की कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होगी तो वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज कराएगा, ठीक है। और दूसरा जो आइसोल्यूसिन है वो यूरिन की ऑर्डर जो होती है ना उसमें इन्वॉल्व होता है, मेपल सिरप टाइप की ऑर्डर के लिए। उसके बाद है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में ये होता है कि बेसिकली हमारा जो टायरोसिन होता है ना अमाइनो एसिड, टायरोसिन जो है वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू द मेलानिन,
ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर जो नेक्स्ट है ना 21 उसमें, ठीक है, कि मेलानिन किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। तो टायरोसिन जो है वो मेलानिन में कन्वर्ट होता है। अगर तुम्हारे पास टायरोसिन जो है एक टायरोसिनेज एंजाइम है, उसकी अगर डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो है वो उसकी एब्सेंस होगी ज़ाहिर है। तो उसमें क्या होगा कि स्किन में, हेयर में और आइज़ में कोई भी कलर नहीं होगा, कोई पिगमेंट नहीं होगा। इस तरह की जो अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनमें एक तो उनका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, स्किन, हेयर और आइज़ का, और दूसरा ये होता है कि उनकी जो विज़न होती है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और वो सनलाइट जो है वो उनको बहुत हार्ट करती है। दूसरा ये है कि स्किन में कोई पिगमेंट नहीं है तो उसकी वजह से जो स्किन कैंसर है उसका भी रिस्क जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास होमोसिस्टीन यूरिया। इसमें क्या होगा कि होमोसिस्टीन का जो है वो लेवल बढ़ जाएगा इन द बॉडी, ठीक है। बॉडी में बढ़ेगा, लाइक प्लाज्मा में बढ़ेगा तो यूरिन में भी बढ़ जाएगा ना, तो यूरिन से लेवल से हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो होमोसिस्टीन था इसको हम कन्वर्ट कर रहे थे तो सिस्टाथायोनिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेटेज, ठीक है। अब अगर ये एंजाइम नहीं होगा, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डिफेक्ट होगा कोई, जिसकी वजह से होमोसिस्टीन कन्वर्ट नहीं हो सकता सिस्टाथायोनिन में, तो क्या हो जाएगा, होमोसिस्टीन की जो है वो लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा कि लेंस जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगी लेंस की। दूसरा ये होगा कि जो स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो जाएंगी, सही है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डेवलप हो जाएगी और दूसरा थ्रोम्बोसिस का खदशा बढ़ जाएगा। ये जो थ्रोम्बोसिस है ना, इसकी वजह से मेनली डेथ होती है इस टाइप के पेशेंट्स में, होमोसिस्टीन वाले पेशेंट्स में। इसमें ना दो टाइप के पेशेंट्स होते हैं होमोसिस्टीन में। आप देखें कि जो सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेसेज है ना एंजाइम, इसमें एक को एंजाइम आ रहा है B6, ठीक है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर हम B6 की जो है वो ओरल डोजेज देना शुरू कर दें, इसको बॉडी में इंक्रीज़ कर दें, तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो है वो होमोसिस्टीन का लेवल जो है वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल के करीब आने की कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स होते हैं वो B6 की ज़्यादा डोजेज को जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, और उनकी वजह से कुछ जो है वो होमोसिस्टीन का लेवल नॉर्मल के करीब आता है और कुछ जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते। तो जो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ज़ाहिर है उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब होगी, और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें। आगे चलते हैं एल्केप्टोन यूरिया की तरफ। एल्केप्टोन यूरिया की पे जाने से पहले ना हम थोड़ा सा 1 मिनट इसको देख लेते हैं, इस डायग्राम को। इसमें देखें कि ये जो टायरोसिन है ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में, ठीक है, और हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट जो है वो होमोजेनिटी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है और एज अ रिजल्ट जो है ना हमारे पास फ्यूमरेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा एंजाइम जो कि होमोजेनिटी को कन्वर्ट ना करवा सके, ऐसा एंजाइम जो कि कन्वर्ट करवाता है होमोजेनिटी स्टेट को इनटू द मेलियल एसीटोएसीटेट, ठीक है, अगर उस एंजाइम की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो है वो इसका लेवल होमोजेनिटी स्टेट का जो लेवल है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है, होमोजेनिस्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम को हम कहते हैं होमोजेनिटिक एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है। अब उस एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्केप्टोन यूरिया हो जाएगा। अब ज़ाहिर है बॉडी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर उसका लेवल बढ़ गया है तो यूरिन के अंदर भी तो उसका लेवल बढ़ जाएगा ना, यूरिन के अंदर उसका लेवल बढ़ जाएगा तो ये क्या है, होमोजेनिटिक एसिड यूरिया, ठीक है। ऐसे पेशेंट के अगर यूरिन को जो है वो कुछ 2 घंटे के लिए खड़ा दिया जाए, ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि वो यूरिन जो है वो कलर ब्लैक कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स में हमारे पास ये है कि आर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। कार्टिलेजेस में भी जो है वो ब्लैक पिगमेंट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है इन द कार्टिलेजेस, सही है। इन्फेंट्स में इसका यही सिम्टम होता है कि डायपर्स पे जो है वो क्या होता है, ब्लैक स्टेन्स होते हैं, ठीक है, उस यूरिन की वजह से। और दूसरा ट्रीटमेंट इसका यही है कि जो फिनाइल एलानिन है और टायरोसिन है उसका जो है वो लेवल इंजेक्शन का कम कर दिया जाए, क्योंकि टायरोसिन आगे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, उसकी डिग्रेडेशन नहीं हो पा रही। ये जो डिज़ीज़ है एल्केप्टोन यूरिया, ये कोई इतनी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ये हो सकता है कि आर्थराइटिस हो गया था और हमारे कोलेजन फाइबर जो थे और कार्टिलेज के अंदर ब्लैक पिगमेंट जो है वो डिपॉजिट हो गई थी, तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि क्रिपल हो सकता है बंदा। चैप्टर 20 जो है वो यहाँ पे इख्तिताम चाहता है।